Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. Welcome to the daily news analysis. 13th of Feb is the date and it's 2024. Today's date is 13th of Feb 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to discuss various important news which can be relevant for your examination to have some basic concepts and facts which can be expected in your upcoming examinations. The first among them is Najul land. Recently, there was violence erupted in Uttarakhand. Recently, because इश्यू था एक मॉस्क और मदरसा का कुछ बिल्डिंग का इश्यू था जो उसकी कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट ऑफ लॉ जुडिशरी के ऑर्डर पर उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, डिमोलिश किया गया था और उसके अपोजिशन में वहां की भीड़ ने वायलेंस किया. That's why this place and the type of land is in news. So we are going to discuss the basic points or key points about Najul land. Najul land की अगर हम बात करें तो it is owned by the government but most often not directly administered as a state property. Means government की property होती है but ज्यादातर केसेस में इसको गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करती बिकॉज ये लैंड वैकेट पड़ी रहती है, अनयूज भी कई जगह पर पड़ी रहती है. तो गवर्नमेंट की तो होती है लेकिन गवर्नमेंट की जब यूज में नहीं आ रही होती है तो वो ऐसे ही पड़ी रहती है लैंड, तो उस पर गवर्नमेंट का उस समय पर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता. तो उसी का फायदा उठा करके कुछ लोग क्या करते हैं, उस लैंड पर अपना कोई बिल्डिंग कोई स्ट्रक्चर उस पर खड़ा कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि गवर्नमेंट की लैंड पर जो अवैध मकान बनते हैं या मस्जिद बनती है या मदरसा बनता है या कुछ भी बनता है तो उसके साथ में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है. होता क्या है इस लैंड का, तो द स्टेट जनरली अलॉट्स सच लैंड टू एनी एंटिटी ऑन लीज. अब जब ये लैंड गवर्नमेंट की बेकार पड़ी रहती है अनयूज्ड तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लीज पर दे देती है किसी एक फिक्स पीरियड के लिए, मोस्टली 15 से 99 ईयर्स के लिए. बिकॉज इससे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को कुछ अर्निंग होती है तो उस अर्निंग के लिए गवर्नमेंट को ये लैंड लीज, गवर्नमेंट जो है किसी एंटिटी को किसी एनजीओ को या किसी को भी लीज पर दे देती है. अब जब ये जो लीज की जो टर्म होती है, सपोज करो 15 ईयर्स, 99 ईयर्स या 50 ईयर्स या 20 ईयर्स जो भी हो, जब वो एक्सपायर हो रही होती है तो जिसके पास ये लीज पे होती है वो अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, कि उसको वो रिन्यू करवा ले. अगर वो रिन्यू करवा लेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम फिर ये निकल करके आती है कि जब एक्सपायर हो जाता है वो कोई पीरियड जो लीज का पीरियड होता है तो गवर्नमेंट फिर उनको नोटिस भेजती है कि आप इस लैंड को वैकेट कीजिए. ठीक है, लैंड को वैकेट कीजिए. अब यहाँ पर गवर्नमेंट नोटिस पर नोटिस सर्व करती रहती है लेकिन लोग सुनते नहीं है. फिर क्या होती है, फिर गवर्नमेंट को कोर्ट में जाना पड़ता है अपनी ही जमीन को जो है अपने पास लेने के लिए. फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप अपनी जमीन को खाली करवाइए और जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश कर दीजिए. द गवर्नमेंट इज फ्री टू ईदर रिन्यू द लीज. अब ये गवर्नमेंट की लैंड है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस लीज को रिन्यू करे या उसको कैंसिल कर दे. टेकिंग बैक नजूल लैंड मीन्स वो उस लीज को रिन्यू कर सकती है द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो हैव द चॉइस टू टेक बैक द नजूल लैंड. इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया Najul land has been allotted to different entities for variety of different purposes. All over India, बहुत मीन्स ऑलमोस्ट ऑल सिटीज में ये नजूल लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों के लिए क्या कर रखा है, लीज पर दे रखा है. यू नो, अब हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे. चलो कि इमरजेंस ऑफ नजूल लैंड ये कैसे हुई, क्या इसका मेन प्रॉब्लम था, क्या इश्यू से बने, कहां से आई है नजूल लैंड. देखो, यू नो कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल there were various battles with the British government and British army. तो जो लोकल किंग होते थे जब उनके बैटल्स होते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश आर्मी उस लैंड को उनसे छीन लेती थी, अपने कब्जे में ले लेती थी. ये सब हुआ तो बहुत सारी लैंड
ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में हुई। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन लैंड थोड़े ही लेकर के चले गए, वो लैंड तो यहीं पर रही। अब वो जो लैंड रही इंडिया में, ठीक है, उसके बाद क्या इशू निकल करके आया कि अब जो किंग थे, जो रॉयल्स थे, उनके भी धीरे धीरे राइट्स खत्म हुए और वो भी आम आदमी की तरह, आम नागरिक की तरह उनका भी सिचुएशन एस्टेब्लिश हुआ। तो ऑफन अब होता क्या था कि उस समय पर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं हुआ करते थे उन किंग्स के पास कि वो ये बताएं कि ये लैंड हमारी होती थी। तो ऐसी जो लैंड थी जिनका रिकॉर्ड प्रूव नहीं हुआ था, वो लैंड चली गई किसके पास में? गवर्नमेंट के पास में। ऑफन विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव प्रायर ओनरशिप, दीज लैंड्स वर मार्क्ड एज नजूल लैंड टू बी ओन्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मींस जिस स्टेट में ये लैंड थी जो कभी किसी किंग वगैरह के पास में रही थी, अब वो प्रूव नहीं कर पाए, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जब शो नहीं हुआ, तो इस लैंड को नजूल लैंड घोषित कर दिया गया। इट मींस स्टेट गवर्नमेंट की लैंड इसको डिक्लेयर किया गया। सो दैट्स व्हाई आफ्टर दैट पीरियड दीज ऑल द लैंड्स आर बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट रीजन। सो हाउ डज द गवर्नमेंट यूज नजूल लैंड? कैसे उसको यूज करती है? द गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, उस लैंड पर पब्लिक पर्पज के लिए उसको यूज करती है। व्हाट आर पब्लिक पर्पजेस? भाई स्कूल बनाती है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स बनाती है, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग्स बनाती है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस हो सकता है ना, या कोई एक कोई लैंड छोड़ सकते हैं प्लेग्राउंड के लिए। सो सच काइंड ऑफ यूजेस आर एसोसिएटेड विद नजूल लैंड। तो सेवरल सिटीज इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसी बहुत सारी नजूल लैंड पड़ी हुई है, और उन पर कई बार क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी वहां पे, ठीक है, अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ऑफिस, मींस उनके लिए क्वार्टर्स बना दिए, ऐसे काम के लिए वो यूज होती है वो लैंड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी प्रॉब्लम। अब जो उत्तराखंड में जो इशू था वो ऐसा ही एक इशू था कि गवर्नमेंट की लैंड पर कुछ लोगों ने क्या किया था, वहां पर मॉस्क बना ली थी, ठीक है, इलीगल मॉस्क का स्ट्रक्चर था, वहां पर उन्होंने एक मदरसा चलाना स्टार्ट कर दिया। अब लंबे समय से वहां पर गवर्नमेंट नोटिस दे रही थी उनको, फिर कोर्ट में केस हुआ, तो कोर्ट में ये जो मस्जिद वाले लोग थे वो, और दूसरी तरफ थी गवर्नमेंट, ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट क्या थे, पार्टी थे इन द कोर्ट। तो गवर्नमेंट को इस लैंड का क्या मिला, ऑर्डर मिला फ्रॉम द कोर्ट कि ये आपकी लैंड है, आप इसको वैकेट करवा लीजिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा कि सर वो तो खाली नहीं कर रहे, तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि जाइए आप फोर्स लेकर के जाइए और सबको डिमोलिश कीजिए और लैंड पर अपना कब्जा लीजिए। While several states have brought in government orders for purpose of framing rules for Nazul land, तो Nazul land transfer rules 1956 is the law mostly used for Nazul land adjudication in India। तो इसके लिए अलग से एक प्रॉपर एक्ट वगैरह भी बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ज्यादातर ये जो केसेस होते हैं इसी के थ्रू होते हैं डील। सो दिस वाज द बेसिक इशू। नाउ वी आर गोइंग टू BABPS। ये एक बड़ी संस्था है और एक एनजीओ है, ठीक है, स्वामी नारायण टेम्पल के नाम से मोस्टली आप इसको जानते हैं, स्वामी नारायण संस्था के नाम से आप मोस्टली इसको जानते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको फुल फॉर्म, ये जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसी के नाम से इसको जाना जाता है, BABPS के नाम से, ठीक है। क्या है रिसेंटली, व्हाई इट्स इन न्यूज? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट बोचर संवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर। ये अभी अबू धाबी में एक नया टेम्पल बन रहा है और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करने के लिए अबू धाबी जो है जाने वाले हैं, इसीलिए क्या है न्यूज में है। देखो किसी मंदिर का बनना न्यूज में नहीं है, बट मैटर क्या है कि जो अबू धाबी है वो अबू धाबी है आपकी एक मुस्लिम कंट्री, ठीक। और मुस्लिम कंट्रीज में जनरली ये होता नहीं है कि वहां पर किसी अदर रिलीजन के मानने वालों का वहां पर कोई टेम्पल हो या चर्च हो, जनरली ये सिस्टम होता है। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड लेवल की एक बड़ी इवेंट है कि अबू धाबी जैसे कंट्रीज में जो कि सेक्युलर नहीं है और मींस वहां का जो स्टेट रिलीजन है वो है इस्लाम, ठीक है, लेकिन ऐसे एक कंट्री में जो कि इस्लाम में मींस इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है,
उसमें किसी हिंदू टेम्पल का बनना अपने आप में वर्ल्ड के लिए एक बड़ी इवेंट है। तो आओ जान लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में कि BABPS है क्या। BABPS इज ए सोशियो स्पिरिचुअल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदू फेथ पर काम करती है। ये एक NGO है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है उसमें इसका कंसल्टेटिव स्टेटस इसको मिला हुआ है। मींस ऐसे जो इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस ऐसे जब इश्यूज होते हैं, कल्चरल से रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज, उन पर इससे भी कंसल्ट किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन से। So you can have idea that how much importance this organization have. It is based on Vedic teachings. इसका जो मेन आधार है वो है वैदिक टीचिंग्स और इसको भगवान स्वामी नारायण के नाम से इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है इतने समय से। It was formally established in 1907. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। Such kind of NGOs or large organization always have some relevance in your examinations because there appear some questions which can ask this: who was the founder of स्वामी नारायण संस्था या it was established in which year? तो आपको ध्यान रखना है। तो it was founded by ब्रह्म स्वरूप शास्त्री महाराज, इन्होंने इसको फाउंड किया था। फाउंडेड ऑन द पिलर्स ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पर ये काम करते हैं। ठीक है। BABPS reaches out far and wide to address spiritual, moral, social challenges and issues. ये उन पर काम करते हैं। ठीक है। इनके बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो है कि नो अल्कोहल, नो एडिक्शंस, नो अडल्ट्री, नो मीट, नो इम्प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, 5 लाइफटाइम वोज ऑफ BABPS। इनके ये कुछ 5 शर्तें हैं जो जीवन भर के लिए ये अपनी लेकर के चलते हैं। पूरे वर्ल्ड में अपने इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को लेकर के ये लोगों से मिलते हैं। जब हम बात करते हैं कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करते हैं और इस BABPS जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फॉलोवर्स में आपको जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिनका टर्नओवर है, उनके CEO, उनके MD, इनके क्या मिलेंगे? फॉलोवर्स मिलेंगे। बिकॉज ये केवल एजुकेशन या मोरालिटी पर ही काम नहीं करते, ये इनके जो स्पीचेस होती हैं वो इस बात को भी उसमें इंक्लूड करते हैं कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मींस एक्सपांड कर सकते हैं। मींस ये लोग किसी को ये शिक्षा नहीं देते कि आप सन्यासी हो जाओ, ये शिक्षा देते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें? एक्सपांड करें। बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप जो है टर्नओवर क्रिएट करें, लोगों को रोजगार दें और बड़े से बड़े मींस आप स्थान पर पहुंचे। यू शुड गो अहेड। तो ये उस पर काम करते हैं। इनका एक ग्लोबल नेटवर्क बना हुआ है मंदिर्स का और सेंटर होस्ट मैनी मोरल, सोशल एंड कल्चरल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को ये ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके यहाँ पर बड़े बड़े जो कंपनीज के, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के जो ऑनर्स हैं वो इनके यहाँ जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप YouTube पर जाकर के देख सकते हैं कि इनके यहाँ किस टाइप के बड़े बड़े लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर्स हो, वो IAS ऑफिसर्स हो, IPS ऑफिसर्स हो, या ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हो, USA की गवर्नमेंट के हो, चाहे वो मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के CEO हो, या आपके जो है जो गूगल है इसमें काम करने वाले इसके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो हो, वो सब इसके साथ में मोस्टली एसोसिएटेड है। तो आप जब सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये किस लेवल पर काम कर रहे हैं। एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर ये काफी काम करते हैं। इनके बहुत सारे स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कम्युनिटी की डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं और ये जो है मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह पर भी काम करते हैं। बहुत सारे इनके जो है हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, डायग्नोस्टिक कैंप्स वगैरह लगाते हैं, एंटी एडिक्शन जो ड्राइव चलाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस लेकर के आते हैं, ट्राइबल पीपल जो है उनके अपलिफ्टमेंट पर काम करते हैं, इलिटरेसी को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए और लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए भी ये बहुत सारे काम करते हैं। तो काफी बड़ा ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ फ्रॉम टुडे वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कि हम डेली कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपसे हम ये
एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें और आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन आज का है हमारे पास में, व्हाट डज द वर्ड पंचायतन रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की जब हम पंचायतन से रिलेटेड वर्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री में ये क्या है, किस चीज से ये एसोसिएटेड है? क्या ये कोई बिजनेस ग्रुप हुआ करता था, क्या ये कोई रिलीजियस सेक्ट हुआ करता था, या ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था, या स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता था? आप बताइए मेरे को। और जो लोग इन क्वेश्चंस का फर्स्ट आंसर करेंगे, करेक्टली आंसर करेंगे, आप सबके नेम को हम यहाँ पर पिन करेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स ने इसके करेक्ट आंसर किए। तो जो सबसे पहले आंसर करेंगे उनका नाम और उनके आंसर्स को हम यहाँ पर शो करेंगे स्क्रीन पर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि इसका क्या आंसर है। नाउ रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि इट्स एविडेंस कम्स फ्रॉम द केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। व्हेन वी टॉक अबाउट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, तो क्या ये इसके एविडेंसेस हमको केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका से मिलते हैं? पहला। नेक्स्ट है हमारे पास में, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स आर्टिस्ट्स यूज मैनी कलर्स टू मेक पेंटिंग्स। जो आर्टिस्ट थे वो बहुत से कलर्स को यूज करते थे पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो अब आपको बताना है कि ओनली वन करेक्ट है, या ओनली टू करेक्ट है, या ओनली वन एंड टू करेक्ट है, या नाइदर वन नॉर टू, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। ये सब के सब वो क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर में कहीं ना कहीं किसी इवेंट की वजह से ये इश्यू जो है लाइमलाइट में रहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस किसके हैं? स्टैटिक वाले हैं, बट ये रिसेंटली न्यूज में रहे हैं ड्यू टू सम डिस्कवरीज। तो आपको ये बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है देख लेते हैं। क्या है पहला स्टेटमेंट? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इन इंडिया द मोस्ट फेमस साइट्स फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इंक्लूड भीमबेटका, पिकलीहल, टेकलकोटा। तो इंडिया में जो मोस्ट फेमस प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की साइट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? तो क्या वो भीमबेटका है, क्या वो पिकलीहल है, क्या वो टेकलाकोटा है? देख लेते हैं। आप मेरे को बताइए, आंसर कीजिए कि कौन कौन से इसमें आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, पिकलीहल एंड टेकलकोटा आर लोकेटेड इन कर्नाटका। सो नाउ यू हैव टू फाइंड दैट ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और only second statement is correct, or both statement are correct, or both statement are incorrect। तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप मेरे को कमेंट में रिप्लाई कीजिए। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो हमने क्वेश्चन वाला इनिशिएटिव आपके साथ में स्टार्ट किया है, आई होप एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि यहाँ से आपको बहुत कुछ, इतने सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने वाले हैं कि आप एंजॉय करोगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली भीमबेटका वाज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो भीमबेटका है वो अभी न्यूज में है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। सो आंसर योर correct option in the comment box. Now we have next question, that is regarding विरूपाक्ष टेम्पल। जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, लाइमलाइट में है। तो आपको बताना है विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में क्या करेक्ट है। तो व्हाट इज करेक्ट? नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज, विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी, कर्नाटका। क्या ये कर्नाटका की हम्पी में लोकेट करता है? नेक्स्ट ऑप्शन इज, This temple is dedicated to Lord Shiv। क्या लॉर्ड शिवा को ये जो है डेडिकेटेड किया हुआ है? नेक्स्ट ऑप्शन इज, विरूपाक्ष टेम्पल हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
तो जो विरूपाक्ष टेम्पल है, क्या इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया जा चुका है? तो आपको इसमें से फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है? देखो ओनली वर्ड को भी ध्यान रखना है आपको, है ओनली स्टेटमेंट। फिर क्या है, क्या ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या नन, या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। नाउ you have to answer all these 5 questions and test your knowledge that how much you know about these basic concepts. So answer all these questions in comment box and we will reply your answers and we will discuss all these questions in the next session with their detailed explanation. So today we have discussed 2 important news and 5 important questions. So we will discuss the answers of these 5 questions in our next session. तब तक के लिए goodbye, take care and stay motivated.